पैरानीट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करते हैं। अभिवादन। आज हम एक जासूस की तरह उस गुप्त प्रक्रिया का पता लगाने वाले हैं जो एक फूल के बिल्कुल दिल में चलती है। हमारे पास बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक से कुछ पन्ने हैं और हमारा मिशन ये समझना है कि एक बीज जिसमें एक पूरे पौधे का भविष्य छिपा होता है, उसकी नींव आखिर रखी कैसे जाती है। बिल्कुल, और ये किसी साइंस फिक्शन कहानी से कम नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जहां रणनीतियां हैं, ऊर्जा का कुशल प्रबंधन है और एक बहुत ही सटीक डिजाइन है। ये सब कुछ एक फूल के अंडाशय के अंदर हो रहा है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाना शुरू करते हैं। हमारी जांच शुरू होगी फूल के मादा हिस्से से, जिसे स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। हम परत दर परत इसके रहस्यों को खोलेंगे और ये जानेंगे कि कैसे एक अकेली कोशिका खुद को एक ऐसी जटिल संरचना में बदल देती है जो एक नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए तैयार है। जी, ये एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया का सफर है। तो सबसे पहले बात करते हैं जायांक या गायनोशियम की, जो फूल के सभी मादा भागों का सामूहिक नाम है। हाँ, इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। सोर्स बताते हैं कि किसी फूल में एक स्त्री केसर हो सकता है, जिसे एकांडपी या मोनोकापिलरी कहा जाता है। हाँ, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसे बहुअंडपी या मल्टीकापिलरी कहा जाता है। अच्छा। और ये दिलचस्प है कि अलग अलग फूलों में इन स्त्री केसरों की व्यवस्था अलग होती है। कुछ फूलों में ये एक टीम की तरह काम करते हैं, आपस में मजबूती से जुड़े हुए, जिसे युक्तांडपी या सिंकापस कहते हैं, जैसा कि खसखस या पॉपी में होता है। और कुछ में आजाद होते होंगे। बिल्कुल। कुछ अन्य फूलों में जैसे माइकेलिया में हर स्त्री केसर एक स्वतंत्र खिलाड़ी की तरह होता है। इसे व्युक्तांडपी या एपोकापस कहते हैं। ये सब पौधे की अपनी प्रजनन रणनीति पर निर्भर करता है। समझ गया। हर स्त्री केसर के 3 मुख्य भाग बताए गए हैं: वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, फिर वर्तिका, स्टाइल और अंडाशय, ओवरी। तो वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह है, जहां परागकण या पॉलन ग्रेन्स आकर उतरते हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक बहुत ही चतुर गेटकीपर भी है। गेटकीपर वो कैसे? यह पहचानता है कि कौन सा परागकण सही प्रजाति का है और किसे अंकुरित होने की अनुमति देनी है। यहाँ एक तरह की बायोकेमिकल बातचीत होती है, एक ताला और चाबी जैसा सिस्टम। गलत चाबी को दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं मिलती। वाह। और लैंडिंग के बाद परागकण को अंडाशय तक पहुंचना होता होगा। यहीं पर वर्तिका या स्टाइल का काम आता है। बिल्कुल। वर्तिकाग्र तो बस एंट्री गेट है, असली यात्रा तो अभी बाकी है। परागकण को अंडाशय तक पहुंचने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है, और यही रास्ता है वर्तिका। यह एक पतली सुरंग या हाईवे की तरह है जो सीधे अंडाशय तक जाती है, और इसी के जरिए पराग नली नीचे की ओर बढ़ती है। और इस हाईवे के आखिर में है अंडाशय यानी ओवरी। ये स्त्री केसर का सबसे निचला फूला हुआ हिस्सा है, और इसी के अंदर असली खजाना छिपा है, बीजांड या ओव्यूल्स, जो बाद में बीज बनते हैं। सही कहा। अंडाशय एक सुरक्षित तिजोरी की तरह है जो विकासशील बीजांडों की रक्षा करता है। और जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, इस तिजोरी में एक बीजांड भी हो सकता है, जैसा गेहूं या आम में होता है, या फिर हजारों भी। हजारों? जैसे कि पपीता या ऑर्किड में होता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि पौधा एक बार में कितने बीज बनाना चाहता है। ठीक है, तो अब इस तिजोरी यानी अंडाशय के अंदर चलते हैं और बीजांड को करीब से देखते हैं। इसे गुरु बीजाणुधानी या मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। इसकी संरचना भी काफी जटिल लगती है। हाँ, लेकिन अगर हम इसके हर हिस्से के काम को समझें तो ये आसान हो जाता है। बीजांड एक डंठल, जिसे बीजांड वृंत या फ्यूनिकल कहते हैं, से अंडाशय की दीवार पर मौजूद प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ये फ्यूनिकल एक तरह से गर्भनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड जैसा है जो बीजांड तक पोषण पहुंचाता है। अच्छा, तो ये पोषण की सप्लाई लाइन है, और जहां ये जुड़ता है उस जगह को नाभिका या हाइलम कहते हैं। जी, और इसके चारों ओर सुरक्षा परतें भी हैं, जिन्हें अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट्स कहा गया है। तो ये बीजांड के बॉडीगार्ड्स हुए। बिल्कुल, ये 1 या 2 परतें अंदर की नाजुक कोशिकाओं को बचाती हैं, लेकिन ये बॉडीगार्ड्स एक जगह पर एक छोटा सा रास्ता खुला छोड़ देते हैं,
एक सीक्रेट एंट्रेंस जिसे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। एक सीक्रेट एंट्रेंस, और ये कोई मामूली रास्ता नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर मामलों में पराग नली इसी रास्ते से अंदर प्रवेश करती है। और इस सुरक्षा कवच के अंदर क्या है? टेक्स्ट बुक में बीजांड काय या न्यूसेलस का जिक्र है। बीजांड काय कोशिकाओं का एक समूह है और आप इसे एक भरी पूरी पेंट्री या नर्सरी समझ सकती हैं। इसमें भरपूर भोजन जमा होता है जो विकासशील भ्रूणकोश यानी एम्ब्रोसैक को पोषण देता है। और इसी बीजांड काय के अंदर हमारी कहानी का मुख्य किरदार भ्रूणकोश यानी मादा युग्मकोद्भिद छिपा होता है। तो ये बीजांड काय एक तरह से एक सपोर्ट सिस्टम है जो भ्रूणकोश को पोषण देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये भ्रूणकोश जो इस पूरी कहानी का हीरो है, आखिर बनता कैसे है? ये शून्य से तो प्रकट नहीं होता होगा। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं से गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है। बीजांड काय के अंदर आमतौर पर माइक्रोपाइल वाले सिरे की तरफ एक कोशिका बाकियों से अलग और बड़ी हो जाती है। इसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगास्पोर मदर सेल MMC कहते हैं। यही वो कोशिका है जो पूरी प्रक्रिया को शुरू करेगी। और ये कोशिका अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस से गुजरती है। इसका मतलब है कि एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बनेंगी और हर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। एकदम सही। इस विभाजन के बाद हमें 4 अगुणित या हैप्लॉइड गुरु बीजाणु या मेगास्पोर्स मिलते हैं जो एक लाइन में लगे होते हैं। इन्हें मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। एक मिनट, यहां कुछ अजीब है। अगर पौधे को अंत में सिर्फ एक ही भ्रूणकोश बनाना है तो वो अर्धसूत्री विभाजन करके 4 कोशिकाएं क्यों बनाता है और फिर उनमें से 3 को नष्ट कर देता है? ये तो ऊर्जा की बर्बादी लगती है। प्रकृति इतनी अक्षम कैसे हो सकती है? ये अक्षमता नहीं, बल्कि एक बहुत ही चतुर रणनीति है। जरा सोचिए, अगर आपके पास सीमित संसाधन है और आपको 4 बच्चों का पालन पोषण करना है तो हो सकता है कि कोई भी बहुत मजबूत न बन पाए। प्रकृति यहाँ पर एक चुनाव करती है। वो अपनी सारी ऊर्जा और सारा पोषण एक ही गुरु बीजाणु पर केंद्रित करती है ताकि वो एक स्वस्थ और मजबूत भ्रूणकोश बना सके। बाकी 3 को नष्ट कर दिया जाता है ताकि एक को सर्वोत्तम मौका मिल सके। ये गुणवत्ता को मात्रा से ऊपर रखने का एक क्लासिक उदाहरण है। ये तो कमाल है। मतलब ये एक तरह का एकल उत्तराधिकारी सिस्टम है। हाँ, तो ये एक अकेला क्रियाशील गुरु बीजाणु ही आगे बढ़ता है और भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद बनाता है। इसीलिए इसे एक बीजाणुज विकास या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। बिल्कुल। और अब जो होता है वो कोशिका विभाजन का एक अद्भुत नृत्य है। इस एक क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक या न्यूक्लियस विभाजित होता है, लेकिन कोशिका नहीं। मतलब इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन या माइटोसिस से 2 केंद्रक बनाता है जो कोशिका के 2 विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। इसके बाद 2 और विभाजन होते हैं, तो पहले 2 से 4 केंद्रक बनते हैं और फिर 4 से 8। लेकिन कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं बनती? नहीं, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोशिका भित्ति नहीं बनती है। इसे मुक्त केंद्रीय या फ्री न्यूक्लियर विभाजन कहते हैं। तो हमारे पास एक ही कोशिका के साइटोप्लाज्म में तैरते हुए 8 केंद्रक होते हैं। एक कोशिका के अंदर 8 केंद्रक? ये तो किसी अजीब से घर जैसा लगता है जहां 8 लोग रह रहे हैं लेकिन किसी का अपना कमरा नहीं है। तो फिर ये अपने कमरे यानी कोशिकाएं कैसे बनाते हैं? ठीक 8 केंद्र की अवस्था के बाद ही कमरों का बंटवारा शुरू होता है। अब कोशिका भित्तियों का निर्माण होता है और इन 8 केंद्रकों को व्यवस्थित किया जाता है। ये बहुत ही सटीक तरीके से होता है। ये कैसे तय होता है कि कौन सा केंद्रक क्या बनेगा? क्या इसमें कोई मास्टर प्लान होता है? एक तरह से हाँ। बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल वाले सिरे पर 3 केंद्रकों के चारों ओर दीवारें बनती हैं और वे 3 कोशिकाएं मिलकर अंडसमुच्चय या एग apparatus बनाती हैं। इनमें बीच वाली कोशिका मुख्य अंड कोशिका या एग सेल होती है। यही असली मादा युग्मक है। और उसके अगल बगल वाली 2 कोशिकाएं? सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स कहलाती हैं। इनका क्या काम होता है? ये सिर्फ सहायक नहीं है, ये बहुत जरूरी हैं। इन सिनर्जिड्स के अंदर एक खास बनावट होती है जिसे तंतुरूप समुच्चय या फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। ये एक तरह से भ्रूणकोश का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर? हाँ, जब परागनली अंदर आती है तो ये कुछ रसायन छोड़कर उसे सिग्नल देता है और गाइड करता है कि लैंडिंग यहां करनी है, ठीक इसी जगह पर।
इसके बिना परागनली रास्ता भटक सकती है। वाह, तो 3 केंद्रक तो व्यवस्थित हो गए। बाकी 5 का क्या? 3 दूसरे केंद्रक विपरीत सिरे यानी निभाग या चलाज़ल एंड पर चले जाते हैं और अपनी कोशिकाएं बनाते हैं। इन्हें प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या एंटीपोडल्स कहते हैं। इनका काम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये पोषण में मदद करती हैं। तो 6 केंद्रक इस्तेमाल हो गए, अब बचे 2। वो बचे हुए 2 केंद्रक बीच में ही रह जाते हैं और एक बहुत बड़ी केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल बनाते हैं। इन दोनों केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये सेंट्रल सेल आगे चलकर भ्रूण को भोजन देने वाले भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म को जन्म देगी। तो इसका मतलब है कि एक परिपक्व भ्रूण कोश में 8 केंद्रक होते हैं, लेकिन कोशिकाएं सिर्फ 7 हैं। 3 अंड समुच्चय में, 3 एंटीपोडल्स और एक बड़ी सेंट्रल सेल। 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। बिल्कुल, और ये कोई आकस्मिक डिजाइन नहीं है, ये बेहद कुशल है। कम से कम कोशिकाओं का उपयोग करके पौधा ऊर्जा बचाता है। ये एक मिनिमलिस्ट सेटअप है जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी हर भूमिका को पूरा करता है। तो अब हमारे पास एक पूरी तरह से तैयार मादा युग्मक है जो निषेचन के लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन कहानी में एक बड़ी अड़चन है। नर युग्मक जो परागकण के अंदर हैं, वो कहीं और है, दूसरे फूल पर या शायद उसी फूल के किसी और हिस्से में। अब इन दोनों को मिलाने की चुनौती आती है। हाँ, और यहीं से परागण या पॉलिनेशन का अद्भुत खेल शुरू होता है, क्योंकि पौधों में नर और मादा दोनों युग्मक चल नहीं सकते। वे नॉन मोटाइल होते हैं। उन्हें एक दूसरे तक पहुंचने के लिए बाहरी मदद की जरूरत होती है। परागण वही प्रक्रिया है जो इस दूरी को खत्म करती है। परागण का मतलब है परागकणों का परागकोश यानी एंथर से निकलकर वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचना। टेक्स्ट बुक में इसके एक प्रकार स्वयुग्मन या ऑटोगैमी का जिक्र है। इसमें एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। हाँ, ऑटोगैमी या स्वपरागण एक तरह की सेफ बेट है। इसमें किसी बाहरी एजेंट जैसे हवा या कीड़े की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके सफल होने के लिए 2 शर्तें बहुत जरूरी हैं। पहली, परागकोशों का फटना और परागकणों का निकलना, और वर्तिकाग्र का उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार होना। ये दोनों काम एक ही समय पर होने चाहिए। इसे सिंक्रोनी कहते हैं। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त यह है कि परागकोश और वर्तिकाग्र को एक दूसरे के बहुत पास होना चाहिए ताकि परागकण आसानी से उस पर गिर सकें। अगर वे दूर दूर हुए तो ये ट्रांसफर मुश्किल हो जाएगा। कुछ पौधे तो इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे फूल बनाते हैं जो कभी खिलते ही नहीं। तो आज हमने फूल के मादा हिस्से जायांग से लेकर उसके अंदर मौजूद एक सूक्ष्म 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश तक के बनने के पूरे सफर को देखा। ये एक अकेली कोशिका के एक पूरी फंक्शनल यूनिट में बदलने की अविश्वसनीय कहानी है। और हमने ये भी समझा कि कैसे परागण इस कहानी का अगला अध्याय शुरू करता है। यह पूरी प्रक्रिया प्रकृति के इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। हर कदम, हर संरचना का एक मकसद है, एक नई पीढ़ी के अस्तित्व को सुनिश्चित करना। आज की चर्चा समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमने स्वपरागण या ऑटोगैमी की बात की, जो एक सुरक्षित विकल्प है। लेकिन जरा सोचिए, कई पौधे स्वपरागण से बचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने ऐसी रणनीतियां क्यों विकसित की होंगी, और उनके लिए परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन इतना फायदेमंद क्यों हो सकता है? अगर आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ परानीट चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।